माई सेल्फ डॉक्टर रेखा बतौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम बीए पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट की समाज क्या है, समाज का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में समाज जो है एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही हम समाजशास्त्र को ठीक से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से हम समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के जीवन में भी एक वास्तविकता है। मतलब उनके बीच में भी समाज जैसी एक अवधारणा होती है। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मतलब जो समाज है, जो व्यक्ति है, वो समाज के ऊपर निर्भर है। व्यक्ति को एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की जाती है। समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दिया है। व्यक्ति को उसकी संस्कृति से परिचित कराया है। व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम आमतौर पर समाज के साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग जहाँ भी व्यक्तियों का एक समूह होता है उसके लिए हम समाज का शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे किसी भी संगठित असंगठित समूह को हम साधारण तौर पर समाज कह देते हैं। जैसे आर्य लोगों का समूह है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, जैन समाज आदि। परंतु वह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग हम विभिन्न लोगों के अपने अपने ढंग से करते हैं। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसीलिए समाज के अर्थ के संबंध में अनिश्चितता पाई जाती है, निश्चितता का अभाव है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का प्रयोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। जैसे राजनीति शास्त्र में समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखा जाता है, जबकि मानव शास्त्रीय आदिम समुदायों में भी समाज मानता है कि जब तक अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है कि जहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना जाता है। जब तक उनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है तब तक समाज का निर्माण नहीं होता है। समाज की परिभाषा के रूप में मैकाइवर एवं पीज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। अपने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। मतलब जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। दूसरी गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध रहते हैं। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। अतः समाज को सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है पारस्परिक जागरूकता। क्या मतलब है कि पारस्परिक जागरूकता के अभाव में ना तो किसी से किसी का सामाजिक संबंध बन सकता है, मतलब कोई एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, और ना ही समाज जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होते हैं तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जाती, एक दूसरे के विद संवेदनशीलता नहीं पाई जाती और ना ही उनके बीच में अंतःक्रिया हो सकती है। जब तक एक दूसरे को जानते नहीं हैं तब तक हम उनसे किसी तरह की उन दोनों के बीच में कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। इस जागरूकता के अभाव में ना तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और ना ही एक दूसरे को कोई दूसरा प्रभावित करता है। उनमें अंतःक्रिया नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है और इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। मतलब जब तक दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उनमें परस्पर कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक एक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता है समाज अमूर्त है, मतलब जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है। समाज व्यक्तियों के समूह न होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। और जो सामाजिक समूह हैं वो कैसे हैं? अमूर्त हैं। इन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इन्हें केवल हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर जो निर्मित समाज भी अमूर्त है, वह तो सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तीसरा, समाज में समानता एवं असमानता है। मतलब समाज में समानता और असमानता दोनों ही देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही प्रकार समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है और पर एक दूसरे के पूरक है। किसी ऐसे समाज की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ सब कुछ समान हो, जिसमें पूर्ण रूप से समानता हो या पूर्ण रूप से असमानता हो। प्रत्येक समाज में हमेशा से दोनों ही बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं और हम यहाँ पर इन्हें जैसे समाज में शिक्षा के आधार पर, संगठन के आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उनमें बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं। कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, दोनों में असमानता है। किसी का आर्थिक स्तर ऊंचा है, किसी का आर्थिक सामान्य है और आर्थिक स्तर निम्न है। इस तरह से बहुत सारी समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं जो हमारे एक समाज में देखने को मिलती हैं। इसी तरह से समाज में सहयोग और असहयोग और उनके बीच में संघर्ष सदैव विद्यमान रहता है। समाज में हमेशा दो प्रकार की शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। प्रथम वे शक्तियाँ जो मनुष्य को एकता के सूत्रों में बांधती हैं और दूसरी वे शक्तियाँ जो मनुष्य के एक दूसरे से पृथक करती हैं। मतलब सहयोग प्रथम और संघर्ष द्वितीय के अंतर्गत वे दोनों तत्व या विशेषताएं समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ पारस्परिक जुड़े होते हैं तो वो सहयोग करते हैं और हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, हर स्थान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है।
कहने का तात्पर्य है कि सरल या आदिम समाजों में लेकर आधुनिक जटिल समाज तक ये सहयोग और संघर्ष चलता रहता है। मनुष्यों और समूहों के बीच विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ ये सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते वहाँ उन्हें संघर्ष का सहारा भी लेना होता है, तब वो किसी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सदैव परिवर्तनशील प्रकृति है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो उसका विकास जो है वो रुक जाएगा। व्यक्तियों की परिस्थितियां एवं भूमिकाएं बदलती रहती हैं। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समय के साथ साथ बदलाव रहता है। इन सबके परिणाम स्वरूप समाज में जो है वो बदलाव आता है, मतलब समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा नहीं है जैसा 1 या 2 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पहले पश्चात होगा। समाज का वैदिक कालीन समाज आधुनिक समय से जटिल औद्योगिक समाज से काफ़ी भिन्न था। अतः स्पष्ट है कि समाज सदैव कैसा है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसकी जो सामाजिक संरचना है वो परिवर्तनशील है। समय की मांग के अनुसार उसमें समय पर बहुत सारे आधुनिक परिवर्तन होते आए हैं। जैसे परंपरागत समाज और आज जो आधुनिक समाज में, दोनों में बहुत असमानता है, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज के जो हमारे वर्तमान समाज हैं वो पूर्ण रूप से विकसित समाज हैं, और जो परंपरागत समाज थे वो साधारण समाज थे। उनमें बहुत सारी धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता की विशेष महत्व देखने को मिलता था। और आज जो समाज है वो मुक्त समाज हैं, जिनकी सामाजिक व्यवस्था में धन, शिक्षा, योग्यता आदि का विशेष महत्व है, और जिनके आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। ऐसा समाज रूढ़ियावादी न होकर प्रगतिशील और परिवर्तनशील होता है। अतः आज जो समाज है वो पूर्ण रूप से विकसित समाज है, जिसमें आज हम निवास कर रहे हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, और समाज के बिना व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए अतः दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।